हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रोहित सर। वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब एनटीए नेट की परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो जून 2023 में होने वाला है। और आज की डेट से अगर हम जून 2023 की तारीख को देखें तो लगभग लगभग हमारे पास 90 दिन है। 90 दिनों में आपको जेआरएफ होना है। 90 दिनों में कैसे जेआरएफ होना है, 90 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और 90 दिनों में आप एग्जाम को 100% कैसे अचीव कर लें, मतलब अपने गोल को कैसे अचीव कर लें, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे थोड़ी ही मेहनत से पास हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे बहुत अधिक मेहनत करके भी पास नहीं होते। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है बच्चों? तो दोनों में डिफरेंस और दोनों में अंतर ये है कि स्ट्रेटजी दोनों बच्चों की सिमिलर नहीं होती, अलग अलग होती है और आपकी स्ट्रेटजी आपकी सफलता को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जस्टिफाई करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करते हैं, तैयारी भी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ उनका जो एकाग्रता का, सेंट्रलाइजेशन का, फोकस करने का जो पैटर्न है वो गलत होता है। साथ ही साथ वो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि किस पार्ट को, किस पॉइंट ऑफ व्यू को हमें ज़्यादा अचीव करना, मतलब कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा टॉपिक बच्चों ऐसा है जिसे हमें कम ध्यान देना है। तो आज अपने इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ के जून 2023 के बैच के लिए टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट बस एक ही होगा और मेरा नारा पहले से आप सभी जानते हैं कि मैं एक ही नारा बार बार बोलता हूं, चाहे कोई भी बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले, हमारे एप्लीकेशन पे, पार्थ एजुकेशन पे ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन मैं हर बच्चे के लिए एक ही दुआ करता हूं, जय जेआरएफ, जय जेआरएफ, जय जेआरएफ। अब हम पॉइंट टू पॉइंट कुछ बातों को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जो आने वाले 90 दिनों में आपको जेआरएफ बनाएंगे। और जेआरएफ बनाने के साथ साथ दोस्तों आने वाले 90 दिन आपके कैरियर को, आपके भविष्य को बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जेआरएफ हो जाएंगे आपको 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी लगभग। उस 25 लाख से हर वो छात्र, जो छात्र किसी भी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तैयारी नहीं कर पा रहा, आगे प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल कर पाएगा। अब सबसे पहले तो आप सभी को एक मेरी व्यक्तिगत सलाह है और सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है, आप सभी सबसे पहले अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर खरीदिए। साथ ही जो अभी फरवरी मार्च में परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें अलग अलग विषयों के पेपरों का कलेक्शन कर लीजिए। अब पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप सॉल्व पेपर खरीदते हैं तो आपको यह पता होता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। और यूजीसी की परीक्षा में, एनटीए नेट की परीक्षा में सबसे पहला शब्दावलियों का ज्ञान होता है। आपने देखा होगा जब एनटीए नेट की परीक्षा आप देने जाते हैं तो ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे शब्द आपको प्रत्येक विषय में देखने को मिलते हैं जो शब्द आपने ना तो पहले से पढ़ रखे होते हैं ना तो पहले से सुन रखे होते हैं। खुद सोच के देखिए, जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको बेहतरीन तरीके से इस बात की जानकारी होगी। तो उन शब्दावलियों का ज्ञान कहां से होगा? आपने पढ़ा तो खूब है, खूब सारी मेहनत करिए, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीजन है कि आपको वो शब्दावलियां पूरी तरीके से पता नहीं है और उसके लिए अनसॉल्व या सॉल्व पेपर लीजिए। और अभी जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की चैलेंज हो चुकी है, तो सारे बच्चों के पास पुराने पेपर हैं, उसको ले लीजिए। और एक चीज, अपना एक रेगुलर फिट टाइम टेबल बनाइए। अगले 90 दिनों में 10 यूनिट फर्स्ट पेपर के और 10 यूनिट सेकेंड पेपर के आप टारगेट कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने उस टाइम टेबल को, अपने उस पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस को, अपनी उस पूरी की पूरी रेगुलरिटी को आप खुद मत तोड़िएगा। भाई साहब, अगर आप खुद नहीं तोड़ेंगे अपने कमिटमेंट को तो दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपका कमिटमेंट तोड़ पाएगा। तो इसलिए 10-10 दिन, 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन या 8-8 दिनों का, 90 दिन है आपके पास, 90 दिन मिनिमम जो है उसमें 8-8-8-8-8-8 दिन हर टॉपिक के लिए रख लीजिए। मतलब टीचिंग के लिए 8 टॉपिक,
फिर रिसर्च के लिए 8 टॉपिक, फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए 8 दिन, फिर डीआई के लिए 8 दिन, ऐसे ऐसे करके 8 दिनों का आप टाइम टेबल सेट कर लीजिए। और टाइम टेबल को 3 हिस्सों में बांटना है बच्चों, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा फर्स्ट पेपर का, दूसरा हिस्सा सेकंड पेपर का, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो होगा आपका प्रैक्टिस का। याद रखना, आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस का सेशन आप नहीं रखेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे और 25 लाख रुपए आपको नहीं मिल पाएंगे। अब आप सुबह के समय एक टाइम फिक्स कर लीजिए। हो सकता हो आप सुबह लेट उठते हो, तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर सुबह आप लेट उठते हैं तो आप अपने जीवन के बहुत बेहतरीन मौके को गंवा रहे हैं। क्यों गंवा रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे विद्वानों ने, हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि सुबह जो चीजें हमें याद होनी होती है वो बहुत तेजी से याद होती है। और बहुत सारे यूजीसी के फर्स्ट पेपर में, बहुत सारे सेकेंड पेपर में ऐसे यूनिट्स और टॉपिक्स हैं जिनको आपको डाटा याद करना है। जस्ट लाइक दैट इन्वायरमेंट का डाटा याद करना है, हायर एजुकेशन का डाटा याद करना है। तो इस तरह से डाटा वाले पार्ट को सुबह पढ़ना शुरू करिए। और अगर आप सुबह नहीं उठ रहे हैं तो उठना शुरू करिए। अगले 90 दिन आपके जीवन के आने वाले 30-35 सालों को सुधारने वाले हैं। तो 30-35 सालों के लिए अगले 90 दिन को कुर्बान करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति इतिहास बनाता है वो पागलपन की सीमा पार करता है और पागल बन करके अपने लक्ष्यों को अचीव करता है। तो मुझे यकीन है आप सब इस बार जेआरएफ होंगे। तो आपने 10 दिन का टारगेट अचीव कर लिया। सुबह का टाइम वो वाला रखिएगा जिसमें आपको याद करने हो, डाटा याद करने हो। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, सुबह के टाइम में आप डाटा याद करने वाला टाइम रखिएगा। शाम को प्रैक्टिस का टाइम रखिएगा, वो बहुत अच्छा होता है। और बीच का जो समय होगा वो आप सेकेंड पेपर के लिए रखिएगा। टाइम टेबल को 3 पार्ट में बांटिएगा। दूसरी चीज, जो विषय या जो यूनिट या जो टॉपिक आपको सबसे कठिन लगती होगी, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे कठिन लगता है। अगर मैं नेट फर्स्ट पेपर की बात करूं, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है पिछले 15 वर्षों से अपने टीचिंग के दौरान, तो रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों ने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ रखा होता, पीजी में भी नहीं पढ़ रखा होता। हिंदी का, संस्कृत का, ड्राइंग का, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रिसर्च की एबीसीडी कभी सुन के नहीं आते, लेकिन यहां आकर एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में उन्हें रिसर्च मिलता ही मिलता है। साथ ही बहुत सारे विषय होते हैं जिनके सेकेंड पेपर में भी रिसर्च मिलता है, उन्होंने भी कभी रिसर्च पढ़ नहीं रखा होता। तो रिसर्च एक टिपिकल टॉपिक है। रिसर्च के बाद जो दूसरा अगर टॉपिक मैं रखना चाहूंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है डीआई। मैथ से बहुत सारे लड़कों को डर लगता है और बहुत सारी लड़कियों को भी डर लगता है। तो प्रैक्टिस सेशन में इसको आप इन्वॉल्व करिएगा। जो चीज आपका सबसे कमजोर पॉइंट होगा उसको सबसे मजबूत पॉइंट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब मैंने पहला बैच कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहला बैच, तो उस बैच के कई स्टूडेंट ने मेरी ही शिकायत मेरे मैनेजमेंट मतलब उस कोचिंग के डायरेक्टर से कर दी थी कि सर को रिसर्च पढ़ाना नहीं आता। और आज मैं रोज अपने बच्चों को नेट फर्स्ट पेपर हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, होम साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो या फिजिकल एजुकेशन हो, इनमें सेकेंड पेपर में सब में रिसर्च आता है। तो मैं इनके बच्चों को भी रिसर्च का हलवा खिलाता हूं। मतलब अपने कमजोर पॉइंट को अपना सबसे मजबूत पॉइंट बनाइए। और दूसरी चीज, रेगुलर फॉर्म में अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए। हमारे यहां 7 से 8 टीचर्स मिलकर के पार्थ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, पार्थ एजुकेशन एप्लीकेशन पर रेगुलर क्लास ले रहे हैं। 3 से 4 घंटे की क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड वीडियो होती है, पीडीएफ नोट्स होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है। उसके बाद ऑफलाइन भी यही टीचर्स आपको कर्नलगंज थाने के सामने आनंद भवन के पास प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो स्वाध्ययन सबसे बेहतर तरीका है। मैं ये कतई नहीं कहता कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से आप पास होते हैं, नहीं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आप बेहतरीन करते हैं लेकिन कुछ नंबरों से चूक जाते हैं। कोचिंग की जरूरत या मार्गदर्शन की जरूरत बस इसलिए पड़ती है कि हम 10 क्वेश्चन और बढ़ जाएं। उसी 10 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 20, 22, 23 क्वेश्चन आप सभी अपने से करके आते हैं नेट के फर्स्ट पेपर में, और उस 10 क्वेश्चन को जब हम बढ़ा लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो वो प्रश्नों की संख्या हो जाती है 35 से ज्यादा।
और जब प्रश्नों की संख्या 35 से ज्यादा हो जाती है तो वो आपके जेआरएफ को एकदम पक्का कर देते हैं। साथ ही साथ सेकेंड पेपर में भी ऐसा होता है कि 15 से 20 प्रश्न जो होते हैं, जब पेपर मिलता है तो ऐसे मिलते हैं जो आपको नहीं पता होते, कभी आपने देखे नहीं होते, कभी सुने नहीं होते। तो जब आपने कभी वो देखे नहीं होते, कभी सुने नहीं होते, जैसे ही पेपर मिलता है लगता है अरे ये कहां से आ गया, ये कौन सा प्रश्न है, ये तो मैंने सुने ही नहीं। भैया परेशान मत हो, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। वो जो प्रश्न हैं वो लेटेस्ट रिसर्च एनालिसिस के प्रश्न होते हैं। आप जिस सब्जेक्ट पर नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें लेटेस्ट जो रिसर्च हुआ वहां से 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सबके टिपिकल है। लेकिन वो चीजें जो आपके सब्जेक्ट में सामान्य हैं और आपको आनी ही आनी चाहिए, मतलब एनटीए के एग्जाम में आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, तो आप उसको कभी भी गलत मत करिए। आप सेकेंड पेपर को भी बराबर बराबर वैल्यू दीजिए, बराबर बराबर तरीके से रखिए। 90 दिनों में मैंने कहा 90 दिनों को 3 भागों में बांटिएगा। सुबह का टाइम याद करने का नेट फर्स्ट पेपर का, दोपहर का टाइम सब्जेक्ट का, और तीसरा जो टाइम होता है प्रैक्टिस सेशन का, सॉल्व या अनसॉल्व पेपर का, क्योंकि उसके बिना बिल्कुल काम नहीं होना है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कहीं ना कहीं असफलता आपको मिल ही जाएगी। तो आप सभी अगले 90 दिनों के लिए पार्थ एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 से 8 टीचर्स मिलकर के नेट फर्स्ट पेपर पढ़ा सकते हैं। और बहुत एक सबसे बड़ी बात, बच्चों को हमने पहले ही फीस में रिलैक्सेशन दे दिया है। पहले फीस ज्यादा थी, चाहे फर्स्ट पेपर की हो, ऑफलाइन की हो या ऑनलाइन की हो, चाहे सेकेंड पेपर की हो, ऑफलाइन की हो या ऑनलाइन की हो। और अगर आप उस पे भी छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान रहोगे तो भाई साहब एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, आप सभी लोग बहुत दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक बार नेट पास हो जाते हैं, 2 बार नेट पास हो जाते हैं, 3 बार नेट पास हो जाते हैं, 4 बार नेट पास हो जाते हैं, 10 बार तक नेट की परीक्षा पास हो गए, लेकिन जेआरएफ नहीं हो पाते। क्योंकि वो जो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का गाइडेंस कोचिंग से मिलता है ना, वो उन्हें तब समझ में आता है जब वो 2-4 बार केवल नेट हो जाते हैं, तब मेरे पास बच्चे आते हैं। तो आप सब ऐसा मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप बहुत बेहतरीन खुद से पढ़ें। अगर आपको समस्या होगी तो अपनी कमजोरियों को पहचान लीजिए और तुरंत अपनी सफलता के लिए पार्थ एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से फर्स्ट और सेकंड पेपर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास सिलेबस भी होना चाहिए। आप हर चीज को जब बांट लेते हैं, देखिए दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं होती, कोई भी चीज आसान नहीं होती। आपने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जिन व्यक्तियों के देखे होंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स बहुत टाइम टेकन होते हैं और वो गलतियां करके सुधारने के लिए आते हैं। अगर आप एनटीए नेट के चक्कर में परेशान रहेंगे, जेआरएफ के चक्कर में परेशान रहेंगे, तो मुझे एक चीज बताइए, नेट और जेआरएफ होने के बाद क्या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है आपको? अगर हम केवल नेट और जेआरएफ के लिए ही परेशान रहेंगे, लगातार परेशान रहेंगे, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर कब बनेंगे भाई? हमारा लक्ष्य नेट जेआरएफ नहीं है, हमारा लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम नेट की परीक्षा पास कर लें, जल्दी से जल्दी हम जेआरएफ की परीक्षा पास कर लें और उसके बाद लग जाएं असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो नेट जेआरएफ नहीं है। जेआरएफ हो भी जाएंगे तो 5 साल के लिए होता है। तो उसके लिए तन्मयतापूर्ण तरीके से आप अपना काम शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है अब की बार नेट नहीं पास होना है, याद रख लीजिए, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, अब की बार नेट नहीं पास होना है। ये अंतिम रास्ता है, ये अंतिम चांस है, ये अंतिम मौका है। आप उस बच्चे की तरह सोचिएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो लड़की अभी जिसकी शादी नहीं हुई हो और उसके माता पिता ने उसको बोल दिया हो कि बेटी ये अंतिम चांस है, अगर इस बार आप जेआरएफ नहीं हुई या इस परीक्षा को पास नहीं कर पाई तो यकीन मानो अगली बार आप शादी कर लो, जाओ, बस मेरे बस की बात नहीं है। तो उस लड़की के लिए करो या मरो वाली स्थिति बन जाएगी और वो उस समय इतनी तेज पढ़ाई शुरू कर देगी कि भाई साहब 100% उसका जेआरएफ हो जाएगा। एक लड़का है जिसके पिताजी की आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं है, उसके पिताजी ने कहा बेटा बस अब 4-6 महीने और पढ़ लो, अगर इसमें एग्जाम क्रैक हो गया तो ठीक है, नहीं तो अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तुम बिजनेस करना। उस लड़के के लिए करो या मरो की स्थिति बन जाएगी।
और वो लड़का इतनी तेजी से पढ़ेगा, इतनी तेजी से पढ़ेगा कि वो उस एग्जाम को क्रैक कर लेगा और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर लेगा और दिखा देगा कि देखो पिताजी, अब मैं जेआरएफ हो गया हूं, अपने पैर पे स्टैंड हो गया हूं। या वो लड़की दिखा देगी कि देखो मम्मी, देखो पापा, अब मैं जेआरएफ हो गई हूं, अब मेरी शादी रुक जाओ, मुझे नौकरी मिल जाएगी इस बार। ये आपके घर वालों को विश्वास दिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसलिए इस बार बस एक ही बात कहूंगा, जय जेआरएफ, जय जेआरएफ, जय जेआरएफ।